हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों ने हमारा 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स जर्नी का एक ओरिएंटेशन वीडियो जो हमने बनाया था वो पूरी तरीके से देखा हो। नाउ इन दैट वीडियो आई प्रॉमिस्ड यू कि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं एज फार एज 11th कॉमर्स इज कंसर्न, उसका मैं आपको फर्स्ट चैप्टर एक बार थोड़ी तरीके से पढ़ाऊंगा सो दैट यू गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट द सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट एंड यू ऑल्सो बिकम फेमिलियर विद माई टीचिंग मेथोडोलॉजी। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड क्योंकि 11th एक नया जर्नी है, एक नया शुरुआत होने वाला है आप लोगों के लिए, डिफरेंट स्ट्रीम ऑल टुगेदर। तो जितने भी हमारे टॉपिक्स होंगे, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स होंगे, उसमें थोड़ा बहुत थियोरटिकल बेस आएगा। सो आज अगर हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो स्टैटिस्टिक्स में भी थोड़ी थियरी पढ़नी पड़ेगी। अकाउंट्स अगर पढ़ रहे तो अकाउंट्स में भी हमारे पहले 4 से 5 चैप्टर्स थियोरटिकल होंगे। तो इन्हीं सारी थियरीज को हम लोग थोड़ा बेसिक से समझेंगे तो हमारा फाउंडेशन जो है फॉर फर्दर स्टडीज काफी स्ट्रांग हो जाएगा। नाउ डेफिनेटली ये सारे टॉपिक्स हमारे यहाँ पे व्हेन यू स्टार्ट आवर सेशंस विद अस वो वापस कवर होने ही वाले हैं। But just to give you a broad idea of how I teach and what the journey of 11th commerce is going to look like, these videos will give you a small glimpse into it. So without wasting much time, let's quickly get into the video. अब इस चैप्टर के अंदर अगर हम हमारे फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं तो इकोनॉमिक्स क्या है और उसके रिलेशन में कुछ पर्टिकुलर टर्म्स के बारे में बात की गई है। सो इकोनॉमिक्स को हमने माइक्रो चैप्टर 1 में भी देखा था। इट इज़ अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, जहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए किस तरीके से चॉइस करते हैं उस ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। अब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हमारे सामने आती है, ये प्रॉब्लम है स्केर्सिटी की। Whenever we say that scarcity exists, मैं कहना ये चाहता हूँ that human wants unlimited है, resources to satisfy those wants are limited, एंड ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे हैं, इन लिमिटेड रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी एग्जिस्ट करते हैं। तो हम किस तरीके से हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज को सही जगह इस्तेमाल करेंगे जिससे मैक्सिमम वेलफेयर, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, इस चॉइस को स्टडी करना इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है। जब हम लोग ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इसके सॉल्यूशंस को एक इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जब मैं एक इंडिविजुअल फॉर्म, एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री या एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड की बात कर रहा हूँ, मतलब एक सिंगल कंज्यूमर, एक सिंगल प्रोड्यूसर और एक सिंगल प्रोडक्ट का मार्केट, तब ये सारी चीज़ें जब स्टडी करी जाती है तो ये बन जाएगा मेरे लिए सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हावेवर जब मैं अपने पूरे कंट्री या पूरे इकोनॉमी की बात करता हूँ तो ये मेरे लिए सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बन जाता है। ये बेसिक चीज़ें थी जो हम लोगों ने माइक्रो चैप्टर 1 से भी कैरी फॉरवर्ड की थी, तो वही चीज़ें आपको यहाँ पे भी एक बार सिर्फ क्विक रिकैप करनी है। मूविंग अहेड, हम लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के 3 डायमेंशंस बताए गए हैं और इन 3 डायमेंशंस का नाम है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। सीक्वेंस वाइज चलेंगे। सबसे पहले मैं प्रोडक्शन की बात करूंगा। नाउ प्रोडक्शन एक वैल्यू एडिशन की एक्टिविटी होती है जहां पे हम क्या करते हैं, हम लोग रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। नाउ वेन एवर यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट समथिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स, यू आर एडिंग यूटिलिटी टू द प्रोडक्ट। नाउ हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 पढ़ लिया है और इसमें हमें समझ में आता है दैट यूटिलिटी मीन्स द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। जब आप प्रोडक्शन करते हो तो आप एक फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर को एक ऐसे यूजेबल कमोडिटी में कन्वर्ट करते हो जो लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग प्रोडक्शन बोलेंगे। कीवर्ड्स क्या निकल के आते हैं, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल गुड्स या फिनिश गुड्स, एंड सेकंड इट इज अ प्रोसेस दैट क्रिएट्स यूटिलिटी। अब ये जो प्रोडक्शन, ये एक्टिविटी है, इसको अंडरटेक करता है एक पर्सन जिसका नाम है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। अब इसी चलते ये जब हम लोग प्रोड्यूसर के बिहेवियर को स्टडी करेंगे तो इस थियरी को बोला जाएगा प्रोडक्शन थियरी। एंड इन प्रोडक्शन थियरी हम क्या पढ़ना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि किस तरीके से एक प्रोड्यूसर लिमिटेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके, जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस एग्जिस्ट करते हैं, कौन सी चीजों को बनाएगा जिसके बेसिस पे उसका मैक्सिमम प्रॉफिट निकल के आए। सो एज अ प्रोड्यूसर आपके पास फैक्टर्स तो हैं, बट आप क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हो उसके मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, उसमें हम लोग प्रोडक्शन थियरी का स्टडी करेंगे। सो व्हेन वी स्टडी योर बिहेवियर एज अ प्रोड्यूसर कि आप कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो आई होप प्रोडक्शन आपको समझ में आ गया है। नाउ वी नीड टू नो दैट प्रोडक्शन करने के लिए आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होंगे। जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप एज अ प्रोड्यूसर प्रोक्योर करते हो तो उसके सामने आपको कुछ फैक्टर पेमेंट करनी पड़ती है। तो हमारे कंट्री के अंदर जितना हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, वो प्रोडक्शन करने से हम लोग डिराइव करते हैं जीडीपी।
अब जीडीपी जो है उसको नेशनल इनकम भी बोला जाता है। तो जितना ओवरऑल प्रोडक्शन कंट्री में हुआ, उस प्रोडक्शन के सामने लोगों ने इनकम भी कमाई होगी। आज एज अ बिजनेस ओनर जब आप एक प्रोडक्ट बनाते हो तो उस प्रोडक्ट को बनाने में आपने सारे फैक्टर्स जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सबको इकट्ठा किया होगा। तो जब हमारा आउटपुट जनरेशन हुआ है तो आउटपुट जनरेशन होने के वजह से इनकम भी जनरेट हुई होगी। अब ये इनकम जो है, इसके साथ आप क्या कर सकते हो, या तो इस इनकम को खर्च कर सकते हो या तो इस इनकम को सेव कर सकते हो। तो उसी से डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट से हमारा एक पॉइंट निकल के आता है जो कि है सेविंग्स का। नाउ सेविंग्स बेसिकली मीन्स दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट डिस्पोज, जिसको आपने खर्चा नहीं किया, इट इज अनस्पेंट इनकम। अब जब आप अपने सेविंग्स में से कुछ पैसा ऐसे जगह पे खर्चा करते हो जिससे हम असेट खरीद सके। कोई भी असेट क्या होता है, एक ऐसी चीज होती है जो आपको इनकम कमा के दे। तो आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग्स थी, आपने फिक्स डिपॉजिट में लगा दी। आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग्स थी, आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद ली। आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग्स थी, आपने किसी बिजनेस में पैसा लगा दिया। तो ये सारी चीजें क्या है, ये इन्वेस्टमेंट है। इन इन्वेस्टमेंट से आप कुछ ऐसे असेट खरीदते हो जो आपको इवेंचुअली इनकम जनरेट करके देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन से इनकम बनती है, मतलब जिस तरीके से वैल्यू एडिशन हमारी इकोनॉमी में हुआ है वो किसको कितना मिला है। आज जब रिलायंस इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन करता है तो उसका जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें से मुकेश अंबानी अपना प्रॉफिट ले जाता है, शेयर होल्डर्स को अपना डिविडेंड मिलता है, एम्प्लॉयज को अपनी सैलरी मिलती है, जितने भी सप्लायर्स हैं उनको उनका जो है वो पेमेंट मिलता है। तो पूरी इकोनॉमी में जितना रिलायंस ने प्रोडक्शन किया उसके बेसिस पे इनकम भी डिस्ट्रीब्यूट हुई, और उसी डिस्ट्रीब्यूशन को समझना इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट शोज अस, द डिस्ट्रीब्यूशन थियरी शोज अस कि किस तरीके से जीडीपी जो है वो सारे फैक्टर्स ओनर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। आई होप ये फंडा इधर तक आपको क्लियर है। अब जब आपने इनकम कमा ली है तो इनकम का आप करते क्या हो, खर्च करते हो, सेव करते हो या तो इन्वेस्ट करते हो। तो आप जब पैसा खर्चा करोगे तो आप जो है वो कंजम्पशन करने वाले हो। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम लोग पैसा खर्चा करके कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोक्योर कर रहे हैं, जिसमें से जो यूटिलिटी है उस यूटिलिटी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं टू सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड वांट्स। ठीक है, तो जब प्रोडक्शन एक यूटिलिटी क्रिएट करने वाला प्रोसेस था, कंजम्पशन एक यूटिलिटी को यूज करने वाला प्रोसेस बन जाता है। जिस तरीके से प्रोडक्शन एक प्रोड्यूसर करता है उस तरीके से कंजम्पशन एक कंज्यूमर करता है। और कंज्यूमर को क्यों हमें समझना जरूरी है, क्योंकि कंज्यूमर के पास लिमिटेड इनकम है, उस लिमिटेड इनकम के सामने उसके वांट्स तो अनलिमिटेड है। तो वो कौन से गुड्स को चूज करेगा, किस तरीके से चूज करेगा सो दैट उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, उस थियरी को समझना हम लोग कंजम्पशन थियरी बोलते हैं। तो आई होप इस स्लाइड के ऊपर जितने भी अलग अलग टॉपिक्स है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। इफ नॉट, वापस से एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है प्लीज कम टू मी, आई विल एक्सप्लेन टू यू विच एवर पॉइंट यू आर स्ट्रगलिंग विथ। ठीक है, मूविंग अहेड। जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे, अभी तक तो इकोनॉमिक्स की चर्चा पूरी कर ली हम लोगों ने, तो स्टैटिस्टिक्स की जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक पर्सपेक्टिव आता है कि स्टैटिस्टिक्स मतलब नंबर्स। बट आपको समझना है स्टैटिस्टिक्स एक डिसिप्लिन है। व्हेन आई से स्टैटिस्टिक्स इज अ डिसिप्लिन, व्हाट आई मीन टू से इज दैट स्टैटिस्टिक्स को हम लोग एक बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव से स्टडी करते हैं, जहां पे इसके दो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स निकल के आते हैं। जैसे जब आप साइंस पढ़ते हो तो साइंस में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग पढ़ते हो, वैसे स्टैटिस्टिक्स भी एक ब्रॉड डिसिप्लिन है जिसको ब्रॉडली हम दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं, इन इट्स सिंगुलर सेंस या फिर इन इट्स प्लूरल सेंस। जब मैं स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर सेंस में रेफर करता हूं, मतलब मैं यहाँ पे टूल्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स की बात कर रहा हूं यहाँ पे, कि आप डेटा जो आप स्टैटिस्टिक्स बोलते हो, नंबर्स बोलते हो, उन नंबर्स को कैसे कलेक्ट करना चाहिए, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, कैसे उसको प्रेजेंट एंड इंटरप्रेट करना चाहिए, जिसके बेसिस पे कुछ एनालिसिस हो सके। तो ये टूल्स, टेक्निक्स एंड मेथड्स की बात हो रही है। ये टूल्स, टेक्निक्स एंड मेथड्स एक इंसान इस्तेमाल करता है एक तरीके से कंक्लूजन्स डिराइव करने के लिए। बट ये जो सारे टूल्स, मेथड्स हैं, ये सिर्फ तब काम आएंगे जब हमारे पास एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव होगा ऑफ व्हाट, ऑफ द प्लूरल सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो जब भी मैं प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स की बात करता हूं तो उसमें मेथड्स तो आ ही गए, मतलब प्लूरल सेंस के अंदर सिंगुलर सेंस वाली चीजें तो आ ही गई, बट और भी काफी चीजें निकल के आती है।
तो हम लोग जब प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, वे रेफरिंग टू स्टैटिस्टिक्स एज एन एग्रीगेट ऑफ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, सम टोटल। एग्रीगेट का मतलब होता है सम टोटल ऑफ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन या ऐसा डेटा जो नंबर टर्म्स में रिप्रेजेंट किया गया हो, जिसको हमने सिस्टमैटिक तरीके से कलेक्ट किया है, एक्यूरेटली कलेक्ट किया है, जहां पे इस डेटा के बारे में सारे फैक्टर्स हम लोगों ने स्टडी किए हैं, सारे जितने भी कॉजेज हो सकते हैं जो इस डेटा को इम्पैक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ों को समझ में हमने ले लिया है। वी हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड वी हैव कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अब जब हमारे पास ये सारे कॉजेज क्लियरली हमारे पास है, तो हम लोग उसके बीच में देखते हैं कि किस किस तरीके से सारे कॉजेज म्यूचुअली रिलेटेड है। तो जब हमने कंजम्पशन थियरी की बात की थी, राइट, प्रीवियस स्लाइड में, तो हमने बोला था किस तरीके से जो हमारा कंज्यूमर है वो अपने लिमिटेड इनकम को इस्तेमाल करता है टू गेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो वहाँ पे हम लोग कंज्यूमर के डिमांड को स्टडी करना चाहते हैं, बट डिमांड जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनकम या प्राइस पे नहीं, मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस, आपकी कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो हमें सारी चीज़ों को जब एक साथ समझने की कोशिश करते हैं, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, कंपैरिजंस करते हैं, कंक्लूजन्स करते हैं, जिससे एक थियरी बन सके, उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस बोलते हैं। बट जब हम लोग डिमांड एंड प्राइस, डिमांड एंड इनकम, डिमांड एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इंडिविजुअली हर एक के ऊपर अलग अलग मेथड्स एंड टेक्निक्स लगा के काम करते हैं, तो उसको स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस बोला जाता है। तो जब प्लूरल सेंस की बात हो, तो हम लोग यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, ओवरऑल इंफॉर्मेशन को स्टडी करके, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप्स को एस्टैब्लिश करके, इकोनॉमिक वेरिएबल्स में से थियरीज या फिर प्रिंसिपल्स बनाने की बातें कर रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब मैं स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर सेंस की बात करता हूं, तो मैं सिर्फ इसमें छोटे छोटे टेक्निक्स एंड मेथड्स के बारे में बात कर रहा हूं। नाउ बिकॉज प्लूरल सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ये आपको कॉलेज में पढ़ाया जाएगा अगर आप स्टैटिस्टिक्स को या इकोनॉमिक्स को एज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लेते हो इन योर फर्दर स्टडीज। एज फार एज ग्रेड 11 इज कंसर्न, हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ सिंगुलर सेंस के अलग अलग टॉपिक्स हैं एज डिफरेंट चैप्टर्स, जो आप इंडेक्स में भी अभी देख सकते हो। तो ब्रॉडली आपको समझना है, सिंगुलर सेंस मतलब मेथड्स एंड टेक्निक्स, प्लूरल सेंस मतलब सम टोटल ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन इन नंबर टर्म्स, जो कि हमें थियरीज या प्रिंसिपल्स बनाने में हेल्प करते हैं बाय एस्टैब्लिशिंग अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। नाउ बियॉन्ड दिस, प्लूरल सेंस बिकॉज हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसके थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि इसका डिस्कशन सिर्फ इस चैप्टर में होने वाला है। बियॉन्ड दिस हम हर चैप्टर में से स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर सेंस में ही समझने वाले हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस का फर्स्ट पॉइंट निकल के आता है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ एक न्यूमेरिक डेटा जो है वो हमारे किस काम का नहीं है। जब भी हम लोग एक सिंगल नंबर के साथ डील करेंगे, उसको स्टैटिस्टिक्स नहीं बोला जा सकता, क्योंकि सिंगल नंबर से हम लोग कुछ कंपैरिजन या कंक्लूजन नहीं कर सकते। स्टैटिस्टिक्स हमेशा एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि मेरी हाइट जो है वो 6 फीट है, अब आप इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन से क्या ही कर लोगे, इससे ना कोई कंपैरिजन निकलता ना ही कोई कंक्लूजन निकलता है। बट अगर मैं आपको बोल दूं कि मेरी हाइट 6 फीट है और किसी और पर्सन की हाइट जो है वो 4 फीट है, तो आप इस एग्रीगेट डेटा से आप मल्टीपल इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो कि मैं जो है वो एक्स पर्सन से लंबा हूं, एक्स पर्सन जो है वो मेरे से छोटा है हाइट में। तो यहाँ पे हमने कंक्लूजन या कंपैरिजन हम क्यों कर सके, बिकॉज हमारे पास एग्रीगेट ऑफ डेटा था, सम टोटल ऑफ डेटा था, एक सिंगल वैल्यू नहीं थी। ठीक है, तो जब भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्लूरल सेंस, हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल का डेटा नहीं होना चाहिए, एक डेटा नहीं होना चाहिए। वी शुड हैव मल्टीपल फैक्ट्स टुगेदर सो दैट हम उसमें से कुछ कंपैरिजंस एंड कंक्लूजन्स निकाल सके। दूसरा पॉइंट इज वेरी बेसिक, हम लोग जब भी स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो हमें जो भी वेरिएबल हमारा है, जिस भी चीज को हम स्टडी करना चाहते हैं, उसकी वैल्यू नंबर टर्म्स में चाहिए। इट शुड बी क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस्ड। जो चीज़ें क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस्ड होती है उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स में वेरिएबल्स बोलते हैं, और जो क्वालिटेटिव चीज़ें होती है, जैसे कि कोई भी इनटैंजिबल चीज़, ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, ये सब चीज़ें जो है, इन सबको हम लोग एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स में हम लोग सिर्फ वेरिएबल्स की पढ़ाई करते हैं, वेरिएबल्स के साथ डील करते हैं, एट्रीब्यूट्स के साथ हम स्टैटिस्टिक्स में डील नहीं करते।
अगर हमारे पास कोई ऐसा तरीका है कि हम लोग एट्रीब्यूट्स को नंबर टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि किसी कस्टमर ने एक रेस्टोरेंट में जाके फूड एक्सपीरियंस को रेटिंग दिया है 1 to 10 में, तो वो अब हमने क्या कर लिया, उस कंज्यूमर के एक्सपीरियंस को हमने नंबर टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, तो अब उसको हम स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं। बट जिन चीज़ों को आप नंबर टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। अब तीसरा पॉइंट निकल के आता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। जब हमने स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल सेंस में बोला था, वी टॉक्ड अबाउट एन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। तो हम लोग इस वेरिएबल को समझने के लिए, जैसे कि डिमांड की हमने बात की थी, कंज्यूमर की डिमांड को समझने के लिए हम बहुत सी चीज़ों का डेटा कलेक्ट करते हैं, किसी एक चीज़ का नहीं। और ये सारी चीज़ों को हम लोग एक साथ इकट्ठा स्टडी करते हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकें, उनके बीच के रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर सकें। सो स्टैटिस्टिक्स के पढ़ाई के वक्त, या फिर स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस में, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स एंड नॉट वन सिंगल फैक्टर। तो इन सारे फैक्टर्स के बारे में या सारे कॉजेस के बारे में जब हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, तो हम लोग एक प्रॉपर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर पाएंगे। अब फोर्थ पॉइंट हमारा निकल के आता है दैट हम लोग जो भी अलग अलग कॉजेस को स्टडी कर रहे हैं, अलग अलग फैक्टर्स का इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, वो सारे म्यूचुअली इंटर रिलेटेड होने चाहिए। जैसे कि आज अगर मैं आपके पढ़ाई के स्कोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इन दैट केस में आपका न्यूट्रिशन, आपका अमाउंट ऑफ टाइम इन स्टडीज, आपका कंसिस्टेंसी ऑफ राइटिंग टेस्ट, ये स्टडी करने वाला हूँ। बट इसके चलते अगर मैं कोई एक थर्ड वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे आपके नेबर ने कितने घंटे टीवी देखा, ये फैक्टर आपके डेटा से कुछ लेना देना रखता ही नहीं है, तो मैं सारे उन्हीं वेरिएबल्स को कंसिडर करूंगा जिनका आपस में कुछ इंटर रिलेशन हो, सो दैट मैं कुछ कंपैरिजन करके कंक्लूजन्स निकाल सकूं। समझ आ रही है आपको बातें? और दूसरी बात ये भी है कि अगर वेरिएबल्स को मैं कंपेयर कर नहीं सकता क्योंकि वो एक पर्टिकुलर नेचर के नहीं है, सिमिलर टाइप के नहीं है, तो फिर ये स्टैटिस्टिक्स हुआ ही नहीं। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इन द प्लूरल सेंस का मेन आउटपुट क्या होता है कि हम लोग थियरीज बना सके, हम लोग कंपेरिजन एंड कंक्लूजन्स दिखा सके। अगर डेटा म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल नहीं है, तो हम इस चीज को जो है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं मान सकते। मूविंग अहेड, हमारा पांचवा कैरेक्टरिस्टिक निकल के आता है प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। अब जब भी स्टैटिस्टिक्स में इतनी मगजमारी आप कर रहे हो, तो हम लोग जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जिस डेटा को कंपेयर कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जब हम लोग थियरी ऑफ डिमांड स्टडी करते हैं, तो हम देखना चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि एज ए रैशनल कंज्यूमर आप कौन से लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे या फिर कौन से लेवल ऑफ कंजम्पशन पैटर्न पे ऑपरेट करते हो, जहां पे आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो जब हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जैसे चैप्टर को स्टडी करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि भाई आप यूटिलिटी को स्टडी कर रहे हो, आप प्राइस को स्टडी कर रहे हो, आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को स्टडी कर रहे हो, और इन सारे फैक्टर्स को इकट्ठा करके आप देखना क्या चाहते हो कि भाई एज अ कंज्यूमर आप कौन से लेवल पे ऑपरेट करना चाहते हो। तो जब तक आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस क्लियर नहीं है, तब तक एनालिसिस किस चीज का करोगे वो समझ ही नहीं आएगा आपको। तो बिफोर डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, यू शुड हैव अ वेरी क्लियर कट ऑब्जेक्टिव कि मैं जो डेटा कलेक्शन कर रहा हूँ, मैं जो इंटरप्रिटेशन या कंक्लूजन निकाल रहा हूँ, वो किस एजेंडा से है। अब नेक्स्ट, जब भी मैं ये स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करता हूँ, जब मैं इंफॉर्मेशन निकालता हूँ, तो मुझे समझ में आना चाहिए कि मेरे पर्पस के हिसाब से आई शुड बी एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। अब जैसे अगर मैंने जो है वो क्लास के अंदर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का एवरेज हाइट मेजर किया, अब ये एवरेज हाइट मेजर कर लेने के बाद अगर मैं रैंडमली किसी एक पर्सन को बुलाता हूँ और उसकी हाइट मेजर करता हूँ, तो वो एवरेज हाइट से बहुत सिमिलर होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब मेरा एवरेज तो एक्यूरेट है ही नहीं, मैं इस पर रिलाई कर ही नहीं सकता। अब डिपेंडिंग ऑन व्हाट एग्जैक्टली इज द पर्पस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, हमारी एक्यूरेसी जो है वो डिपेंड करेगी। जैसे नॉर्मल चीज़ों में अगर आप मोर और लेस एक्यूरेट हो तो चलता है, बट कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होनी चाहिए। जैसे अगर अब मैं दवाई की बात करूँ, मेडिसिन की बात करूँ, तो मेडिसिन में ज़रा सा भी 19-20 नहीं चलेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी हेल्थ की बात हो रही है। बट आज अगर मैं बात करूँ अबाउट पैकेजिंग सम फूड इन ऑर्डर टू डिलीवर इट टू अ कस्टमर, तो आप कस्टमर ने 250 ग्राम आपके पास से मंगवाया था, अब वो 250 ग्राम्स के जगह पे अगर 248 या 252 ग्राम्स है, तो वो मोर और लेस चलेगा। बट ऐसा 2 ग्राम का डिफरेंस अगर आप दवाई में कर लो, तो इंसान की मौत भी हो सकती है। तो आपको समझना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन द पर्पस ऑफ स्टडी, आप जो डेटा कलेक्शन करते हो उसमें रीजनेबल एक्यूरेसी होनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, डिपेंडिंग ऑन द पर्पस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड द टाइप ऑफ वेरिएबल यू आर ट्राइंग टू स्टडी। ऑलराइट, नेक्स्ट निकल के आता है कि भाई डिपेंडिंग ऑन
किस तरीके का हम लोग स्टडी करना चाहते हैं। हम लोग या तो पूरे पॉपुलेशन को, हर एक डेटा को स्टडी करेंगे, या फिर हम लोग जो है वो एक पर्टिकुलर डेटा में से छोटे से पार्ट को स्टडी करने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ टेकिंग अ सैंपल। वापस एक बार समझाता हूँ। जब भी मैं स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करता हूँ तो मैं एक लिमिटेड फील्ड में अगर काम कर रहा हूँ, जैसे कि अगर मुझे सिर्फ मेरे क्लास में डीएनए में जितने बच्चे आते हैं उनके अगर एकेडमिक परफॉर्मेंस को स्टडी करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे हर एक बच्चे के साथ बैठ के उनका डेटा कलेक्ट करके उसमें से कुछ एनालिसिस करूंगा। बट अगर मैं पूरे इंडिया में जितने स्टूडेंट्स हैं उनके स्टडी पैटर्न का कुछ एनालिसिस करना चाहता हूँ, तो मैं हर एक बच्चे के पास तो पहुंच नहीं सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक सैंपल ऑफ स्टूडेंट्स चूज करने पड़ेंगे, और वो सैंपल ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पे जो मेरा कंक्लूजन निकलेगा, आई विल अज्यूम दैट दिस कंक्लूजन होल्ड्स ट्रू फॉर द एंटायर कंट्री। क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक एस्टिमेट लगाया कि अगर दिस इज ट्रू फॉर 50 स्टूडेंट्स देन दिस इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू फॉर एवरीबडी एल्स। तो जब मेरा फील्ड ऑफ इंक्वायरी काफी वास्ट होता है तो मैं हर एक ऑब्जर्वेशन को स्टडी नहीं कर सकता, तो मुझे सैम्पलिंग करना पड़ेगा। अब जब आप पार्ले जी की फैक्ट्री में जाते हो, पार्ले जी की फैक्ट्री में आप हर एक बिस्किट को अगर टेस्ट करके देखोगे कि बिस्किट सही है या गलत है, तो मार्केट में बेचोगे क्या? सारे बिस्किट तो झूठे हो जाएंगे। तो इन दिस केस आपको कंपल्सरीली क्या करना पड़ेगा, सैम्पलिंग करना पड़ेगा। कि अगर आपने 100 पैकेट्स प्रोड्यूस किए एक दिन में, तो एक पैकेट चेक करके देख लो, अगर वो पैकेट सही है तो बाकी के 99 पैकेट्स भी सही होंगे। तो अगर आपका फील्ड ऑफ इंक्वायरी वास्ट है तो आप एस्टिमेट्स के बेसिस पे सैम्पलिंग करके चल सकते हो। अगर आपका फील्ड ऑफ इंक्वायरी लिमिटेड है तो आप एन्यूमरेशन मेथड पे यूज कर सकते हो, जहाँ पे हर एक डेटा पॉइंट को आप स्टडी कर रहे हो। सेंसस स्टडी बोला जाता है इसको। आई होप 7th पॉइंट क्लियर है। 8th पॉइंट में अगर हम बात करेंगे तो उसमें बोला गया है कि जो भी डेटा आप कलेक्ट करोगे उसको सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करना है। अगर मैं यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर वेरिएबल को स्टडी करता हूँ तो वो पर्टिकुलर वेरिएबल एक ही ऐसा यूनिट में होना चाहिए। आज अगर मैं लोगों का वेट मेजर करता हूँ तो मैं किसी का वेट ग्राम्स में, किसी का वेट पाउंड में, किसी का वेट केजी में ऐसे मेजर नहीं कर सकता। तो मुझे जो है वो सिस्टमैटिक मैनर में एक एसआई यूनिट में सबका डेटा एक तरीके से कलेक्ट करना पड़ेगा, सो दैट जब मैं कंपेयर करूं एंड कंक्लूजन्स करूं तो मेरे लिए आसान हो। कंपैरिजन एंड कंक्लूजन सिर्फ तब हो सकते हैं जब डेटा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होगा। ऑलराइट, जिसके लिए सिस्टमैटिक कलेक्शन इज इंपॉर्टेंट। आई होप ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ गए हैं। नाउ बियॉन्ड दिस हमारा एक टॉपिक निकल के आता है विच इज नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब जब भी स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करेंगे तो उसको या तो एज अ साइंस स्टडी किया जा सकता है या फिर एज एन आर्ट। जब भी मैं स्टैटिस्टिक्स को एज अ साइंस बोलता हूं, मतलब यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स हैं। जैसे साइंस में ग्रेविटी के रूल्स होते हैं, ग्रेविटी के कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो यूनिवर्सल इन नेचर होते हैं। वैसे स्टैटिस्टिक्स में भी कुछ रूल्स है, कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ फॉर्मूलाज है जिसको आपको वैसे का वैसा अप्लाई करना पड़ता है, जिसमें आप अपना दिमाग ज्यादा लगा नहीं सकते। राइट, तो ये जो है साइंस के, जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स को एज अ साइंस स्टडी करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स व्हिच आर यूजुअली अप्लाइड ऑन क्वांटिटेटिव डेटा। नंबर्स के ऊपर अप्लाई करने वाले नॉर्मल प्रिंसिपल्स की बात हो रही है। बट जब मैं स्टैटिस्टिक्स को एज एन आर्ट समझता हूं तो आर्ट में पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है। आज आप अगर कलर्स की बात करो या फिर 7 सुरों की बात करो तो कलर्स एंड सुर हर एक के पास सेम होंगे, बट एक पेंटर उसमें से कौन सी पेंटिंग बनाता है, एक म्यूजिशियन या एक सिंगर किस तरीके का गाना गाता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उन 7 सुरों को वो कैसे अरेंज करता है। इसी वजह से स्टैटिस्टिक्स एज एन आर्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि क्वालिटेटिव डेटा ऑफ रियल लाइफ इश्यूज को हम लोग सही तरीके से प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आज अगर हम हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसी चीज़ों की बात करें तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं। Poverty of a person is also a qualitative aspect. Of course, income is an important determinant of poverty, but it is not the only determinant of poverty. तो जब हम लोग रियल लाइफ की बात करते हैं तो सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा के बेसिस पे हम लोग एनालिसिस नहीं कर सकते, कभी कभी हमें क्वालिटेटिव डेटा के साथ भी डील करना पड़ता है। तो इस वजह से रियल लाइफ में जो स्टैटिस्टिक्स होता है इट इज बोथ एन आर्ट एज वेल एज ए साइंस। जब मैं बोलता हूँ कि ये दोनों आर्ट एंड साइंस है तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि रियल लाइफ की जो तकलीफें होंगी, जो प्रॉब्लम्स होंगी, उसमें हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा एंड टूल्स को यूज करके एक एनालिसिस निकालना चाहते हैं जो कि क्वालिटेटिव प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल सके। ठीक है, मुद्दे की बात, कीवर्ड्स अगर याद रखने हैं, स्टैटिस्टिक्स एज अ साइंस में क्वांटिटेटिव डेटा आता है विथ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। स्टैटिस्टिक्स एज एन आर्ट में क्वालिटेटिव डेटा आता है विथ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन टू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। ठीक है,
नाउ उसी के साथ साथ नीचे आपको एक और टॉपिक टेक्स्ट बुक में दिया है अबाउट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। जब भी मैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात करता हूं तो यहाँ पे मैं वेरिएबल्स को स्टडी कर रहा हूँ सो दैट मैं उनके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दे सकूं। अब अगर मैं किसी एक इंसान को कंप्लीटली डिस्क्राइब करना चाहता हूं तो मैं उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को पर्सनली स्टडी करूंगा, राइट। तो जब मैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूं, मैं एंटायर पॉपुलेशन को स्टडी कर रहा हूं, हर एक एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स को स्टडी कर रहा हूं और उसके बेसिस पे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसके बारे में कुछ बता रहा हूं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं पूरे के पूरे डेटा को, पूरे के पूरे पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करता, मैं सिर्फ एक सैंपल को स्टडी करता हूं और उस सैंपल के कंक्लूजन्स के हिसाब से आई इन्फर और आई कंक्लूड अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन, तो इसको मैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बोलूंगा। तो जब हर एक ऑब्जर्वेशन स्टडी किया जा रहा है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। जब एक पूरे यूनिवर्स के बारे में, एक पूरे पॉपुलेशन के बारे में सिर्फ सैंपल को स्टडी करके उसके उसके हिसाब से कंक्लूजन्स बनाए जा रहे हैं, तो वो मेरे लिए बन जाएगा इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो अगर पॉपुलेशन पूरा हो डिस्क्रिप्टिव, सिर्फ सैंपल हो इन्फरेंशियल। अब लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक निकल के आता है। इसको प्लीज बहुत अच्छे से करना क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आता है। इसका कंपलसरी आपको सवाल कुछ ना कुछ या तो एमसीक्यू या फिर एक 3 मार्कर क्वेश्चन के तरीके से तो डेफिनेटली आएगा। अब पहला पॉइंट हमारा निकल के आता है कि भाई जब भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स को कंसिडर करता है। ये क्वालिटेटिव चीजें जैसे कि ऑनेस्टी, विजडम, हेल्थ, फ्रेंडशिप, इन सब चीजों को कंसिडर नहीं करता। दूसरा लिमिटेशन है कि सिंगल डेटा अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसको स्टैटिस्टिक्स नहीं बोला जा सकता, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का मेन पर्पस है कंपैरिजंस एंड कंक्लूजन करना, और वो तभी हो सकता है जब हमारे पास एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स हो। तो अगर आपके पास सारा डेटा नहीं है तो कंपैरिजन एंड कंक्लूजन करना पॉसिबल नहीं है। तीसरा, देयर शुड बी होमोजेनिटी ऑफ डेटा। होमोजेनिटी का मीनिंग होता है सिमिलैरिटी ऑफ डेटा। अब हमने बोला था कि जब डेटा कलेक्शन करोगे तो एक सिस्टमैटिक मैनर में डेटा कलेक्ट करना है। जब तक हर एक वेरिएबल का एसआई यूनिट सेम नहीं होगा तब तक आप कंपैरिजन कर ही नहीं पाओगे। जैसे मैंने आपको बोला था हाइट के बारे में या वेट के बारे में, अगर आप किसी का वेट मेजर कर रहे हो तो हर एक इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन का आपको वेट केजी में मेजर करना है। अगर आप सारे लोगों का, जो पॉपुलेशन में जितना भी आपके लोग हैं, उन सबका हाइट मेजर कर रहे हो तो या तो सबको सेंटीमीटर में करो, सबको फीट में करो या फिर सबको इंचेस में करो। हर एक का अलग अलग हम नहीं कर सकते। जब तक डेटा सिमिलर नहीं है तब तक कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं हो सकता। ऑल गुड। फोर्थ जो पॉइंट हमारा है वो बहुत जरूरी है, जिसके वजह से स्टैटिस्टिक्स में डिस्ट्रस्ट भी आता है, लैक ऑफ फेथ भी आता है, विच इज स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल भी एरर फ्री नहीं है। इट इज रिजल्ट्स आर ओनली ट्रू ऑन एन एवरेज। मतलब हम लोगों को जो है स्टैटिस्टिक्स सिर्फ एक ब्रॉड टेंडेंसी बताता है, ये हर केस में वैलिड हो ऐसा जरूरी नहीं है। जब मैं बोलता हूं कि स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट्स आर ओनली ट्रू ऑन एन एवरेज, मतलब मैं अगर देखूं मेरे एक्चुअल ऑब्जर्वेशन को और कंपेयर करूं टू अ स्टैटिस्टिकल एवरेज या सेंट्रल टेंडेंसी के पॉइंट से कंपेयर करूं तो हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंस या डेविएशन मुझे देखने को मिल सकता है। जब मैं आपके ओवरऑल रिजल्ट की बात करता हूं, जब आपका पूरा रिजल्ट निकलता है और आप बोलते हो कि सर मेरे जो है वो ग्रेड 10 में 78% आए थे, अब मैं बोलूं कि भाई आप में उसमें इंग्लिश में कितने आए थे, तो क्या जरूरी है कि इंग्लिश में आपके 78 ही आए हो? नहीं, उसमें आपके 78 से थोड़े ज्यादा है तो थोड़े कम हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब मैं एक एवरेज की बात करता हूं जो कि आप ही को डिफाइन करता है, उसमें और एक्चुअल ऑब्जर्वेशन में कुछ डिफरेंस हो सकता है। एंड दैट इज व्हाई आई से दैट स्टैटिस्टिक्स जो है वो सिर्फ ब्रॉड टेंडेंसीज रिप्रेजेंट करेगा, इट इज नॉट कंप्लीटली एरर फ्री। ठीक है, जैसे जब आप लेट्स जस्ट से पर्टिकुलर फैक्ट्री के अंदर पैकेज्ड फूड बनाते हो, आप जो है वो चिप्स की फैक्ट्री चलाते हो, बिस्किट की फैक्ट्री चलाते हो, जब आपके बिस्किट के पैकेट पे लिखा है कि एक पैकेट के अंदर 25 ग्राम आएगा, तो क्या जरूरी है कि हर बिस्किट में एग्जैक्ट 25 ग्राम हो? नहीं, कुछ जगह पे 24.5 ग्राम हो सकता है, कुछ जगह पे 26 ग्राम हो सकता है, तो 25 के आसपास हो सकता है, एग्जैक्ट 25 हो ऐसा नेसेसरी नहीं है। दैट इज वाई वी से दैट स्टैटिस्टिक्स जो है वो एवरेज पे काम करता है, इट मे नॉट नेसेसरीली बी एरर फ्री। अब नेक्स्ट, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग। अब स्टैटिस्टिक्स की जब भी हम लोग बात करेंगे तो आपको समझना है दैट डेटा जो है वो एक ट्रेंड भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर एक कंपनी के शेयर प्राइजेस की हम लोग बात करते हैं तो शेयर प्राइस ओवर अ मंथ जो है वो डिक्रीजिंग भी हो सकते हैं या इंक्रीजिंग भी हो सकते हैं। बट अगर मैंने डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग ट्रेंड को ना समझते हुए सिर्फ एवरेज स्टॉक प्राइस कंसिडर किया तो मैं इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन नहीं ले पाऊंगा। अगर एक कंपनी का शेयर प्राइस 200 से 150, 150 से 100 होता है तो इनका एवरेज 150 निकलेगा।
सिमिलरली किसी का स्टॉक प्राइस जो है वो 130 से 150, 150 से 170 जाता है, इसका भी एवरेज 150 निकलेगा। तो आज अगर मैं इन्वेस्टमेंट कौन से कंपनी में करना है ये डिसाइड करता हूं, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एवरेज देख के नहीं चलना है, मुझे जो है वो उसका अपवर्ड या डाउनवर्ड ट्रेंड भी स्टडी करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे मुझे कुछ कॉन्टेक्स्ट मिले, कुछ रेफरेंस मिले कि मैं ये डेटा किस पर्सपेक्टिव से यूज करना चाहता हूँ। ऑल गुड। तो आई होप ये विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव रॉन्ग वाला पॉइंट समझ में आ गया है कि डेटा को जो है उसको कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा, एक रेफरेंस देना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक एवरेज या फिर एक स्टैटिस्टिकल सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर के हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकता। आई विल हैव टू लुक एट द ब्रॉडर ट्रेंड्स, वेदर देर एन अपवर्ड ट्रेंड और अ डाउनवर्ड ट्रेंड, एंड लाइकवाइज मेक माई डिसीजन। 6 पॉइंट निकल के आता है कि स्टैटिस्टिक्स के जितने भी टूल्स हमारे हैं, राइट, हमारे जितने स्टैटिस्टिक्स इन द सिंगुलर सेंस में हमने देखा था कि कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, ये सारे स्टेप्स जब तक आपको अच्छे से नहीं आते, आपको हर एक फॉर्मूला जो है वो ढंग से किस तरीके से यूज करना है वो नहीं समझ में आता, तो आप स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर ही नहीं पाओगे। तो स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल सिर्फ वो एक्सपर्ट्स कर सकते हैं जिनके पास स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज हो, टूल्स एंड मेथड्स उनको समझ में आते हो। ठीक है। लास्ट हमारा पॉइंट निकल के आता है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स का, दैट स्टैटिस्टिक्स इज प्रोन टू मिसयूज। बहुत बार जो है वो स्टैटिस्टिक्स में लोग अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। अगर हमें एक अच्छा एवरेज दिखाना है, हमें एक अच्छा ट्रेंड दिखाना है, तो हम डेटा को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे कि हमारे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव आ जाए। तो ये तो भाई आप स्टैटिस्टिक्स को मिसयूज कर रहे हो। जस्ट बिकॉज आपको अच्छे नंबर्स दिखाने हैं तो आपने डेटा को ही मैनिपुलेट कर दिया, सो दैट आप कंक्लूजन्स के हिसाब से डेटा को एडजस्ट कर रहे हो, ना कि डेटा के हिसाब से कंक्लूजन निकालना। तो ये जो है ये मिसयूज जो है, इसके वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है, जिसकी वजह से डिस्ट्रस्ट इन स्टैटिस्टिक्स बिल्ड होता है। आई होप ये लिमिटेशंस के सारे पॉइंट्स आपको समझ में आते हो। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक निकल के आता है फंक्शंस या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब हमारे कंट्री में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत सारी तकलीफें हैं, बट ये प्रॉब्लम कितने एक्सटेंट में है, इस प्रॉब्लम का मैग्नीट्यूड क्या है, ये सिर्फ तब समझ में आता है जब हमें नंबर्स के साथ बताया जाए। ठीक है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में फ्रॉड हुआ है, चोरी हुई है, फ्रॉड या चोरी गलत बात है, बट एक 10 लाख का फ्रॉड और एक 10 करोड़ के फ्रॉड में बहुत डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम को समझना भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट हमारे लिए होगा। सेकंड, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू आप इंटर सेक्टोरल एंड इंटर टेम्पोरल कंपेरिजन कर सकते हो। इंटर सेक्टोरल मतलब आप जो है वो डिफरेंट सेक्टर्स को फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड स्टडी कर रहे हो। जब हम हमारे कंट्री का जीडीपी निकालते हैं, जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टर का आउटपुट निकलता है। तो अब टोटल जीडीपी में से किस सेक्टर ने कितना आउटपुट जनरेट किया, जब उसको कंपेयर कर रहे हो, उसके बेसिस पे कंक्लूजन निकाल रहे हो, तो वो इंटर सेक्टोरल हुआ। बट जब आप इंडिया के जीडीपी को लास्ट 5 ईयर्स में क्या वैल्यूज रही है उससे कंपेयर कर रहे हो, विथ रेफरेंस टू टाइम कंपेरिजन कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, कंक्लूजन निकाल रहे हो, तो उसको इंटर टेम्पोरल कंपेरिजन बोला जाता है। ठीक है। अब जब भी स्टैटिस्टिक्स की हम लोग बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे एग्रीगेट ऑफ डेटा के साथ काम कर रहे हैं, जो कि म्यूचुअली रिलेटेड होते हैं। तो इन म्यूचुअली रिलेटेड फैक्टर्स के अंदर हम लोग एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टडी करना चाहते हैं, कि जैसे हमने देखा था कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होता है, तो प्राइस एंड डिमांड ये दोनों म्यूचुअली रिलेटेड हुए, उसमें से किस में चेंज आने की वजह से क्या चेंज देखने मिलता है, वो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप हमने हाईलाइट किया। तो जब हमने ये रिलेशनशिप समझा तो हम लोग जो प्रॉब्लम होता है उसका डायग्नोसिस समझ सकते हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है वो समझ सकते हैं। जैसे अगर कम खाने से आपको जो है आपका वेट कम होता है, तो अगर एक इंसान को वेट बढ़ाना है तो हम बोलेंगे कि भाई आप ज़्यादा खाना खाओ। तो हमने जब कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप समझी तब जाके हमने प्रॉब्लम का डायग्नोसिस किया और हमने रेमेडी भी सजेस्ट की। अब जब ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यूनिवर्सल हो जाती है, उसके बेसिस पे हम लोग थियरीज या इकोनॉमिक मॉडल्स बना सकते हैं। तो जब लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखा कि ज़्यादा प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने से आपका सेटिस्फैक्शन गिरते जाता है, और ये कॉमन है अक्रॉस ऑल एक्सपेरिमेंट्स, तो उसमें से हमने क्या बना दिया, एक थियरी बना दी। तो जब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यूनिवर्सल हो जाती है, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स में सेम आउटकम निकल के आता है, तो हम लोग कंक्लूजन्स एंड थियरीज फॉर्मुलेट कर सकते हैं। बियॉन्ड दिस, जब आपके पास एक थियरी प्रिडिक्टेड आपके पास ऑलरेडी है, तो हम लोग फ्यूचर में ये ट्रेंड या पैटर्न कैसे बिहेव करेगा उसका फोरकास्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग अगर बात करते हैं कि इंडिया के अंदर हम लोग जो है हमारी गवर्नमेंट किस तरीके की पॉलिसीज बनाए, या फिर एज अ प्रोड्यूसर आप कितना आउटपुट जनरेट करो, वो आपके डिमांड के ट्रेंड के बेसिस पे आप डिटरमाइन करते हो, राइट। क्योंकि फ्यूचर में क्या आपके कंपनी की प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी वो आपको आज नहीं पता, बट आपने पास्ट डेटा को स्टडी करते हुए फ्यूचर का फोरकास्ट निकाला।
ठीक है। तो जब भी आप ट्रेंड को समझते हो, आप पैटर्न्स को समझते हो, तो आप फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकते हो और उस फोरकास्ट के बेसिस पे आज प्लानिंग कर सकते हो, आज के प्लान्स बना सकते हो आप। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। जिस तरीके से एक प्रोड्यूसर के हमने लास्ट पॉइंट में एग्जांपल लिया कि हम लोग हमारा कितना प्लांट प्रोडक्शन है वो डिपेंड करते हैं फोरकास्ट के ऊपर, वैसे ही गवर्नमेंट भी जो अपनी पॉलिसीज बनाता है, चाहे वो टैक्स की पॉलिसी हो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की पॉलिसी हो, मनी सप्लाई की पॉलिसी हो, मतलब फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, इन सब जगहों पे हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझते हैं, क्वांटिफाई करते हैं, उन प्रॉब्लम्स के अंदर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को समझते हैं, उनकी थियरीज को पढ़ते हैं और उसके बेसिस पे एक सोल्यूशन डिराइव करने की कोशिश करते हैं। जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझा जा सकता है तो उसका सोल्यूशन भी हम लोग एक इन्फॉर्म्ड तरीके से निकाल सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो स्टैटिस्टिक्स को यूज करता है इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पॉलिसीज बनाता है। लास्टली इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस लाना। अब हमारे कंट्री के अंदर जो है वो डिमांड सप्लाई जैसे मार्केट फोर्सेस कंटिन्यूसली ऑपरेट करते रहते हैं और हमें चाहिए हमेशा कि देयर शुड बी अ बैलेंस, क्योंकि अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई नहीं है तो फिर स्केर्सिटी हो जाएगी, चीज़ों के भाव बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन आ जाएगा। अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो अनसोल्ड स्टॉक लोगों के पास पड़ा रहेगा, तो लोग जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई वेरिएबल्स जो है ये हमेशा फ्लक्चुएट करते रहते हैं, इसीलिए उनका नाम वेरिएबल है। तो गवर्नमेंट को या फिर हम लोगों को स्टैटिस्टिक्स के थ्रू जब हम इन सारे वेरिएबल्स को मॉनिटर करते हैं तो हम लोगों को समझ में आएगा कि भाई क्या तकलीफ है और उसका हम तुरंत सोल्यूशन ले पाएंगे। जब ये सोल्यूशन हम लेके आते हैं तो इकोनॉमी में एक बैलेंस मेंटेन होता है, इकोनॉमी में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन किया जा सकता है, जिसके लिए स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं फटाफट से लास्ट पॉइंट के ऊपर, विच टॉक्स अबाउट डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मतलब आज आप स्टैटिस्टिक्स पे विश्वास क्यों नहीं करते लोग, या स्टैटिस्टिक्स को हम लोग क्यों इतना ज़्यादा जेन्युइन या ऑथेंटिक नहीं समझते, उसके पीछे के कुछ 4 कॉजेज हमें दिए हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट निकाला हुआ, डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स फॉर सेम प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं। आज अगर हम लोग इंडिया के अंदर पॉवर्टी कितनी है उसका डेटा निकालना चाहते हैं तो हमारा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस डेटा बनाता है, यूएनडीपी एक रिपोर्ट बनाता है, वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट बनाता है। अब तीनों लोग एक ही प्रॉब्लम को स्टडी कर रहे हैं बट हर एक का इंटरप्रिटेशन या कंक्लूजन डिफरेंट है। तो जब एक ही प्रॉब्लम के मल्टीपल डेटा निकल के आते हैं तो हमारे लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि भाई विश्वास करूँ तो किस पे करूँ, कौन सा ज़्यादा रिलायबल होगा। तो जब एक ही प्रॉब्लम के मल्टीपल स्टैटिस्टिक्स निकल के आता है तो मेरा ट्रस्ट ऑन स्टैटिस्टिक्स जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है। सेकंड, कभी कभी जो स्टैटिस्टिशियन होता है वो क्या करता है, वो अपने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डेटा में मैनिपुलेशन कर देगा, डेटा को ऑल्टर कर देगा, सो दैट उसको जो चाहिए वो कंक्लूजन हम निकाल के ला सकें। तीसरा पॉइंट, कभी कभी अगर आप जेन्युइन डेटा प्रेजेंट करना चाहते हो बट आपने इस तरीके से प्रेजेंट किया है कस्टमर को या फिर पीपल को या पब्लिक को कि वो इंसान बहुत कंफ्यूज हो गया, तो इन दिस केस स्टैटिस्टिक्स का पर्पस ही खत्म हो जाता है, डिफीट हो जाता है। आप ऑथेंटिक डेटा को सिंपल टर्म्स में समझ आए वैसे टर्म्स में अगर आप रिप्रेजेंट नहीं करते तो स्टैटिस्टिक्स में से कुछ आउटकम निकलता ही नहीं है। ठीक है। तो जब आप रेफरेंस नहीं देते हो, कॉन्टेक्स्ट नहीं देते हो, डेटा को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते हो तो उसके वजह से डेटा काफ़ी कंफ्यूजिंग लग सकता है और उस कंफ्यूजिंग डेटा को समझना, उसके बेसिस पे कंपेरिजन या कंक्लूजन्स करना, डिसीजन मेकिंग करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स का कुछ पर्पज ही नहीं रहता। एंड लास्टली, कभी कभी जो है वो स्टैटिस्टिशियन या इन्वेस्टिगेटर पार्शियल होने के वजह से, बायस्ड होने के वजह से कुछ गलत कंक्लूजन्स जो है वो लेके आता है। लेट्स जस्ट से कि मुझे पर्सनली जो है वो एक पर्टिकुलर कंपनी नहीं पसंद, तो मैं ऐसे तरीके के स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करूंगा कि मैं आपको कन्विंस कर लूं कि देखो ये कंपनी का ट्रेंड जो है वो खराब है, आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट अगर मैं उस कंपनी की तरफ बायस्ड हूं तो मैं आपको उसके सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हाईलाइट करके दिखाऊंगा। सो बहुत बार स्टैटिस्टिशियन या इन्वेस्टिगेटर जो है वो अपनी पार्शियलिटी, अपने बायसनेस के वजह से गलत कंक्लूजन्स निकाल के आपको दे सकता है, जिसके वजह से स्टैटिस्टिक्स में डिस्ट्रस्ट पैदा होता है। अब अगर ये डिस्ट्रस्ट है तो इसका सोल्यूशन क्या निकल के आ सकता है? तो पहला तो ये कि सबसे पहले आप क्लैरिफाई कर दो और कंसिडर कर लो कि स्टैटिस्टिक्स में कुछ लिमिटेशन होने वाले हैं। जो रिजल्ट्स होंगे वो दे आर ओनली ट्रू ऑन एन एवरेज, ये एग्जैक्ट डेटा रिप्रेजेंट नहीं करते। इस चीज को समझ लो, इस चीज को क्लैरिफाई कर दो, सो दैट कोई भी इंसान जब इस डेटा के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग लेगा तो उसको बाद में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मेरे साथ तो धोखाधड़ी हुई, मैंने तो इस डेटा को रिलायबल माना था। आप क्लैरिफाई कर दो कि ये डेटा सिर्फ एक एवरेज है। जब हम बोलते हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है, कोई गया है गिनने के लिए कि कितना है, बट हम लोग ऑन एन एवरेज मान लेते हैं ना कि इंडिया का पॉपुलेशन इतना होगा,
तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया, हमने कंसिडर कर दिया कि हाँ इसके आसपास हो सकता है, बट मोर और लेस दिस कैन बी एक्यूरेट, तो वो आपको क्लैरिफाई कर देना है। दूसरा, जब भी स्टैटिस्टिशियन या इन्वेस्टिगेटर स्टैटिस्टिक्स के टूल्स एंड मेथड्स को इस्तेमाल करेगा तो उसका खुद का पर्सनल बायस हमें बाहर रखना है। हमें एक इम्पार्शियल मैनर में, एक अनबायस्ड मैनर में डेटा को इस्तेमाल करना है, उस पर इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन निकालने हैं। एंड लास्टली, अगर कोई रैंडम पर्सन स्टैटिस्टिक्स को यूज करे, उससे बेहतर होगा कि कोई एक्सपर्ट स्टैटिस्टिक्स को यूज करे, जिससे मिसयूज के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। डेटा और एनालिसिस में एक ऑब्जेक्टिविटी रहेगी, डेटा ज्यादा रिलायबल बन पाएगा। ठीक है, आई होप इस पर्टिकुलर शॉर्ट वीडियो से आपकी सारी चीज़ें कवर होगी। शॉर्ट तो नहीं है, ऑलमोस्ट 40 मिनट का वीडियो बन गया है, बट फिर भी आई होप कि इस वीडियो को देख के आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कुछ रह जाता है, कुछ नहीं हो पाता, तो मुझसे पूछना। एक्सरसाइज में दिए हुए, वीके ओरी के एक्सरसाइज में दिए हुए पीछे के सारे क्वेश्चंस आपका सॉल्व करना ज़रूरी है। बहुत बार स्कूल वाले लोग जो है वो डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं, सो प्लीज़ इंश्योर कि आप वो भी सॉल्व करो, और कुछ भी डाउट रहता है सो प्लीज़ कम अप टू मी एंड आस्क योर डाउट्स। ठीक है, दैट विल बी ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। कुछ भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ गेट इन टच विद मी।